जय हिंद बच्चों। आज हम फिज़िक्स का क्लास 10th के लिए पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। अभी हमारे पार्ट 5 इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये सारे चैप्टर्स आपको जो भी इसके पार्ट्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। तो आप प्रॉपरली इसको स्टडी करिएगा, प्रॉपरली जहाँ भी कोई इशू हो उसको रिपीट करके आप देख सकते हैं और चाहे उस वीडियोस को। और जैसे जैसे कोर्स हमारा आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें और ज़्यादा ब्रॉड होती चली जाएंगी और कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होती चली जाएंगी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सारी चीज़ों को आप प्रॉपरली ग्रैब करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रॉपरली स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिपीटेशन का टाइम क्या पता ना मिले। तो आप अभी से जितना अपने आप को चीज़ें स्ट्रांगली करेंगे, पढ़ते जाएंगे, आगे इतनी ही दिक्कत कम होगी आपके लिए। अगर आप ये सोचें बाद में रिपीट कर लेंगे तो उससे अच्छा ये अभी सारी चीज़ें प्रॉपरली ग्रैब कर ली जाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स के लिए, फिज़िक्स क्लास 10th। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अभी तक हमारा चल रहा है। बच्चों चैप्टर लेंदी है तो ये काफ़ी सारे पार्ट्स में जाएगा, तो आप इसलिए इरिटेट ना होइएगा कि इतना लंबा क्यों चल रहा है चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 6 हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे टॉपिक्स लेंगे जो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड भी हैं बट इंटरेस्टिंग भी हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड हैं आपके। देखिए यहाँ सबसे पहला टॉपिक आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नाम से ही इसमें इंडिकेट हो रहा है कि करंट जो फ्लो करता है आपका उसकी वजह से जो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक वर्ड हम ऐड करेंगे बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। सो सिंपल वर्ड में अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, डेफिनेशन में भी इसकी क्लियर कर दूंगा आपको। सिंपल वर्ड में इसको डिफाइन करूँ तो ये है कि जब भी किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है, पास करता है, तो उसकी वजह से एक हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है कंडक्टर में, करंट फ्लो होने की वजह से। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये चीज़ अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपने देखा होगा घरों में वायर्स होते हैं हमारे यहाँ। वायर्स जो होते हैं जब इनमें करंट फ्लो करता है तो कुछ हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। आप कभी देखिएगा जो वायर की कवरिंग होती है, ठीक है, वायर की जो प्लास्टिक से कवरिंग होती है, किसी वायर को अगर आप टच करके देखेंगे जब वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो वायर कैसा हो जाता है, हल्का सा हीटेड हो जाता है। अब इसी एग्जांपल को मैं आप बताना चाहूँ तो आपने देखा होगा सर्दियों में जो वायर होते हैं वो कड़क से हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं जिसे हम कहते हैं। अब जैसे ही हम उसमें स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ रॉड होती है गर्म पानी करने की, जैसे ही हम ये सब स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, वो धीरे से कुछ 5 मिनट बाद ये जो आपका वायर है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हीटिंग इफेक्ट जो क्रिएट होता है करंट का वो इसलिए से होता है क्योंकि वायर में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, पहले हम डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच heat is produced in wire when current is passed through it is called, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, हीट इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। तो ये होता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो अब हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं कि ये हीटिंग इफेक्ट क्रिएट किस वजह से होता है। अभी सिंपल डेफिनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि हीट इफेक्ट होता क्या है करंट का, और एग्जांपल से भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो हम ये समझ लेते हैं कि होता क्यों है। देखो आपको पता है बच्चों कि कोई भी कंडक्टर होता है, सपोज दैट ये कंडक्टर वायर है, इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसी वायर में पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करते हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, जिससे एक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी मिलती है इनको, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है, वो एनर्जी की वजह से ही धीरे धीरे क्या होता है, हीट क्रिएट होती है, तो करंट फ्लो हो रहा है। नेगेटिव आयंस, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब ये जब टकराएंगे पॉजिटिव आयन से, तब क्या होगा, ये एक हीट प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से हीट क्रिएट होगी, जो अपर आउटर साइड पर फील होगी हमको कंडक्टर की। तो ये एक छोटा सा रीज़न होता है, थर्मल इफेक्ट जिसे हम कह सकते हैं इसका। थर्मल इफेक्ट की वजह से आपको हीट फील होती है आउटर साइड ऑफ कंडक्टर पे। अब इस हीट को मीज़र करने का क्या फॉर्मूला है, वो हम देख लेते हैं। हीट को मीज़र करने का सिंपल फॉर्मूला है, जो हीट क्रिएट होती है उसके लिए 3 स्टेप हैं। मींस किन किन पॉइंट्स पर डिपेंड करती है जो हीट प्रोड्यूस होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्वायर ऑफ करंट प्रोड्यूस, जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। एंड द सेकंड पॉइंट इज heat which is produced is proportional to the resistance, and third point is heat produced is proportional to the time period। देखिए कितनी करंट प्रोड्यूस हुई, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस कितना था कंडक्टर में उसके प्रोपोर्शनल, कितने टाइम के लिए, टी होता है आपका टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए करंट प्रोड्यूस हुई है उसके रिगार्डिंग है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। अब अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें, तो कंबाइन करने के बाद फॉर्मूला क्या बनेगा, H इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसका साइन रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनलिटी का, तो आपने क्या इंक्लूड कर देना है, आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे। व्हाट इज़ द जे एट देयर, यहाँ जे क्या है, जे आपको डिनोट करता है कैलोरी में वैल्यू 4.18 जूल पर कैलोरी, ठीक है। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो इन सब वैल्यू को पुट करके जे की वैल्यू 4.18 जूल पर कैलोरी वैल्यू पुट करनी है। तो हम जे को कहते क्या हैं आखिर, जे इज़ द जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। जे आपका ये होता है, ये किसके नेम पर है, ये एक जूल नाम के साइंटिस्ट थे, उनके नेम पर इसको डिस्क्राइब किया गया है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, कोई इतना टफ नहीं है टॉपिक, बट मे बी इट इज़ इंटरेस्टिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। So what is the electric energy? In this, according to the simple definition, the work done by the source to maintain value of electric current in the circuit is known as electric energy। जो आपका सोर्स होता है जो प्रोड्यूस कर रहा है करंट को, वो कुछ वर्क डन करता है, इस वर्क डन की वजह से क्या होता है, जो करंट है वो मेंटेन रहती है, करंट फ्लो होती रहती है, करंट फ्लो चलती रहती है। ये जो वर्क डन करता है उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। तो इसको हम डेफिनेशन के प्रॉपरली नोट करें तो क्या आएगा, द, देखिए ये है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन, कि ये वो वर्क डन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को के फ्लो को मेंटेन करने के लिए सोर्स करता है, ये वो वर्क डन है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके फॉर्मूले को नोट करें, तो फॉर्मूला क्या कहता है इसका, W, दिस इज द वर्क डन, इज इक्वल टू Q into V। V is the potential difference and Q is the charge which is flowing to one point to the another point of conductor। Q की डेफिनेशन चार्ज के अकॉर्डिंग हम क्या दे सकते हैं, I is into T। I करंट फ्लो है और T टाइम पीरियड है, कि कितना चार्ज फ्लो किया ये करंट, और जितने टाइम के लिए करंट फ्लो की वो आ जाएगी वैल्यू T की जगह पे। अगर हम वैल्यू को पुट करें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। वी आई हमने पहले भी पढ़ा है, क्या होता है,
वी आई इज वी इज इक्वल टू आई आर, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था। तो हम अगर वी की जगह पे पुट करते हैं आई आर को, आई आर इंटू आई इंटू टी, तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा आपका, आई स्क्वायर आर इंटू टी। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस करंट आई फॉर द टाइम पीरियड टी। यही वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम लोग चेक करते हैं अपने घर में कितनी हमारी बिजली खपत हो रही है, कितनी बिजली की खपत हुई है हमारे यहाँ। इसी की हेल्प से हम चेक करते हैं। तो देखिए बताते हैं कि किस तरीके से चेक किया जाता है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजप्शन का कमर्शियल यूज़ पर, कमर्शियल यूज़ होता है जब भी, तो उसका कंजप्शन जो भी है वो किस बेस पर किया जाता है, उसके लिए हमने एक अलग से यूनिट फाइंड आउट की हुई है। यूनिट हमने डिसाइड की है किलो वाट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको मैं, किलो वाट इंटू आवर। अब ये क्या इंडिकेट करती है, 1 किलोवाट इंटू आवर का मीन्स क्या होता है कि 1 घंटे तक कोई भी होम अप्लायंस आपका यूज़ किया गया जिसकी रेटिंग कितनी थी, रेटिंग 1 किलो वाट थी। 1 किलोवाट की रेटिंग का जो भी अप्लायंस है आपके यहाँ, कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, पंखा है, फ्रिज जो भी है, वो 1 किलोवाट की रेटिंग है उस पर, और उसे 1 घंटे तक हमने यूज़ किया। इतना यूज़ करने के बाद जो उसने एनर्जी कंज्यूम की या फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की खपत हुई, वो होती है हमारी 1 किलोवाट इंटू आवर, ठीक है। इसे हम कहते हैं 1 किलोवाट इंटू आवर। अब 1 किलोवाट इंटू आवर किसके इक्वल माना जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के। ये है आपका कंपैरिजन जूल और किलोवाट इंटू आवर में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ है। ये कभी कभी भी आपके सामने आ सकती है पूछने के लिए, ठीक है। आगे आप 11th 12th करेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ पूछने में आ जाती है, और न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज़ होता है अच्छा खासा। तो ये सिंपल वर्ड है। जब भी किसी में अगर आप देखें, जैसे कि आपने सुना होगा कि 2 किलोवाट का है ये, या 3 किलोवाट का, जो भी है, इस तरीके से आप सुनते होंगे किसी भी होम अप्लायंस वाले इंस्ट्रूमेंट को। तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, 1 घंटा अगर आपने चलाया इसको लगातार, तो ये 2 किलोवाट की एनर्जी खाएगा। और आपको चेक करना है जूल के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए। 2 किलोवाट का है तो 7.2 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी की खपत करेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। What is electric power? We have studied previously about the electrical energy and heat produced by the current, but now this is the electric power. इलेक्ट्रिक पावर क्या शो कर रही है कि जो एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं, हीट की जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो किस रेट से यूज़ हो रही है, किस रेट से आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, रेट, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, electrical the rate at which electrical energy is dissipated or consumed, or consumed। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो यानी कि उस बाहर निकले, या फिर कंज्यूम यानी कि एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला सिंपली इसका रहेगा, रेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, दर जिसे हम कहते हैं दर, रेट की बात करें तो क्या होगा, P पावर इज इक्वल टू एनर्जी E अपॉन टाइम पीरियड T। इतने टाइम के लिए ये एनर्जी यूज़ करी गई, तो कितने किस रेट से यूज़ करी गई, वो है E ओवर T। अब देखो, E का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी हम पढ़ के आए पीछे, अभी एक टॉपिक था ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उसमें हमने क्या दिया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी टाइम पीरियड तो चल ही रहा है इसका। E की जगह हमने क्या रख दिया, VIT, ठीक है, ये पुट कर दिया जो पहले हमने रखा था। अब क्या होगा, T से T कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, V इंटू आई, ठीक है। ये रहा। अब इसको अगर और चेंज करना चाहें
तो वी नो दैट कि V is equal to I into R. If we put that value on the place of V, then what is the formula we get? I into R into I. After the solution, I square R. P is equal to I square R. अगर और इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं V के टर्म में, तो हम क्या लिख सकते हैं? P is equal to VI था यहाँ पर, VI, I की जगह पे क्या रख दें? V अपॉन R, V इंटू V अपॉन R, तो वैल्यू क्या बनेगी? V स्क्वायर अपॉन R. This is the new formula on the basis of V potential difference, on the basis of I इलेक्ट्रिक करंट. इन बेस पर हम फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं. अब आते हैं इसके यूनिट पर. यूनिट इसकी क्या होती है? वॉट. ये है वॉट यूनिट. किसकी? पावर की यूनिट है वॉट. ठीक है. तो वॉट में क्या रहता है? अब यहाँ भी एक क्या आएगा? होम अप्लायंस जो आप यूज़ करते हैं उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन आएगी. देखिए, देखते हैं हम कैसे होम अप्लायंस का यूज़ करते हैं और किस तरीके से उसकी यूनिट की कैलकुलेशन होती है. देखते हैं अगले. देखिए, यहाँ पर एक बात क्लियर करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज़ द 1 वॉट. 1 वॉट क्या होता है? 1 वॉट क्या है कि अगर आपने 1 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया, ठीक है, इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय द अप्लायंस, बाय एनी अप्लायंस, एनी अप्लायंस इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में क्या हुआ? आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करी 1 जूल की किसी अप्लायंस से. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? 1 वॉट. ठीक है, इसको कहते हैं वाट. पावर की डेफिनेशन के वो फॉर्मूला क्या था? E अपॉन टी. तो पावर का फॉर्मूला ये जूल के लिए यूज़ होता है, एनर्जी, टी टाइम हो गया, तो टाइम को हम सेकंड में ले लेते हैं, तो जूल पर सेकंड हो गया. इसका मतलब हुआ कि वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड भी होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा हॉर्स पावर के बारे में. हॉर्स पावर, बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं, मोटर्स होती हैं, उनको हॉर्स पावर की हेल्प से ही, मतलब उन हॉर्स पावर से उनको मेज़र करते हैं उनकी पावर को. तो एक हॉर्स पावर क्या होता है? 746 वॉट के इक्वल होता है. ठीक है ना. एक हॉर्स पावर 746 वॉट के इक्वल होता है. अगर हम कैलकुलेट करें कि हमारे घर में कई सारे होम अप्लायंसेस हैं, तो हम चेक करना चाहते हैं कि ये कितनी एनर्जी का कंजप्शन करते हैं, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है. तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस में ले रहे हैं हम? किलोवाट इंटू आवर में. पहले ही बताया था, इसी में ली जाती है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोट करेंगे नंबर ऑफ अप्लायंस. कितने अप्लायंस यूज़ हो रहे हैं? कूलर, पंखा, एसी जो भी चल रहे हैं उनकी काउंटिंग रखेंगे हम यहाँ पर. ठीक है. नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऑफ अप्लायंस से. सबकी पावर को हम मल्टीप्लाई ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर ऑफ अप्लायंस. नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम टाइम को, कि कितने टाइम तक ये सब चले हैं. ठीक है, कितने टाइम ये सब चले, उनके रिगार्डिंग टाइम लिख देंगे, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे. कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा कि इतनी एनर्जी का कंज्यूम किया गया. ठीक है. अब जैसे कि आप देखते हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ जो होम अप्लायंस के इंस्ट्रूमेंट्स हम लेकर आते हैं, बल्ब वगैरह लाते हैं, तो उनमें लिखा होता है कि ये 220 वोल्ट का है और 100 वॉट है. ये इस तरीके से नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, नोट लिखा होता है. तो अब ये चेक करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. देखिए, इसका सिंपल मतलब है कि 220 वॉट और 100 वा वो 220 वोल्ट और 100 वॉट जब भी किसी होम अप्लायंस पे लिखा होगा, तो इससे का मतलब ये कहना चाहता है वो कि अगर आप इस होम अप्लायंस को 220 वोल्ट पर चलाते हैं, तो ये क्या करेगा? 100 वॉट की एनर्जी या पावर का यूज़ करेगा. ठीक है. 100 वॉट इसको कंज्यूम करेगा, ये 100 वॉट की पावर देगा आपको. ठीक है. पावर कंजप्शन कितना होगा इसका? 100 वॉट.
कब होगा? जब आप इसे 220 वोल्ट पर सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगा, 100 वॉट का कंजप्शन करेगा पावर का। ये इसका मतलब होता है, जिस पर भी लिखा होता है इस तरह से। तो इस बेस पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं इस बल्ब को चलाता हूँ 1 घंटे तक, अगर ये बल्ब जलता है तो ये मुझे कितनी जो है एनर्जी कंज्यूम करके देगा, ये कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। इस फॉर्मूले के बेस पर नंबर ऑफ लैंप्स 1 हो जाएगा, पावर कितनी होगी 100 दे रखी है, 100। एक टाइम देना है तो टाइम कितनी देर के लिए चला रहे हैं आप, 1 घंटे के लिए, तो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो पता लग जाए इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अब जो आपके स्टेट में रेट चल रहा होगा कि 1 किलोवाट का कितना रेट चल रहा है कितना नहीं है, तो 1 यूनिट यहाँ से कंज्यूम हो जाती है, कितना रेट है मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे आपका बिल निकल आता है बिजली का। ठीक है, आई होप ये इंटरेस्टिंग लगे होंगे टॉपिक आपको, डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक समझने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल ज़रूर करा के बताऊँगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि इसके बेस पर कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल इसका एक। देखिए न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा है, इस न्यूमेरिकल को बड़ी आराम से आप समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है, मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करें क्वेश्चन नोट डाउन होने के बाद, ताकि आपको खुद की नॉलेज इंप्रूव हो जाए। देखिए इसमें कह रहा है कि 15 बल्ब्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर 60 वॉट ईच। 15 बल्ब हैं जिनकी इलेक्ट्रिक पावर कितनी लिखी हुई है, 60 वॉट है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, रन फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे के लिए जलाए जाते हैं वो। ठीक है, डेली डेली 6 घंटे के लिए जलाते हैं। एंड रेफ्रिजरेटर, एक क्या है, रेफ्रिजरेटर है, ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, कितनी इलेक्ट्रिक पावर इसकी, 300 वॉट, रन्स फॉर 5 आवर्स डेली। ये क्या है, 5 घंटे डेली जलाया जा रहा है ये फ्रिज। अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट फाइंड आउट सॉरी फाइंड आउट पर डे बिल, पर डे बिल, एक दिन का बिल कितना होगा, पर डे बिल एट 3 रुपीज़ पर यूनिट। 1 यूनिट का चार्ज 3 रुपये है, तो एक दिन का फिर कितना बिल बनेगा इनका। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है। अब देखिए सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि इनके अलग अलग पावर कंजप्शन निकालने हैं हमको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन कितनी टोटल वॉट कितने मिले इनको। ठीक है, कितना वेटेज रहा वॉट का, हमने 15 बल्ब जलाए हैं और दोनों सारे बल्ब कितने हैं, 60 वॉट के हैं। तो टोटल वॉट कितने हो गए बल्ब्स के, टोटल वॉट फॉर 15 bulbs is equal to 15 into 60 is 900 वॉट टोटल। ठीक है, अब हमें निकालना है एनर्जी कितनी इन्होंने कंज्यूम करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो पावर मिल गई हमको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम करी, तो पावर पी इंटू कितनी देर के लिए चले थे बल्ब सारे, 6 आवर के लिए, तो इज इक्वल टू 5400 वॉट इंटू आवर। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब, ये बल्ब की वजह से, ध्यान रखना। अगर हम कैलकुलेशन करें रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर हमारे पास क्या है, एक ही है बस। ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर एक ही है, और वो कितना यूज़ दे रहा है हमको, रेफ्रिजरेटर की जो एनर्जी है वो 300 वॉट है, और कितनी देर के लिए चला, 5 आवर के लिए। कैलकुलेशन के बाद 15 वॉट इंटू आवर। ठीक है, इतनी इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास फिर, टोटल एनर्जी, एक ये और एक ये ऐड कर देंगे हम, तो कितना आंसर आएगा, 6900 वॉट इंटू आवर। अगर आप इसे किलोवाट में चेंज करना चाहते हैं
तो डिवाइड बाई 1000 कर दीजिए, 6900 डिवाइड बाई 1000 किलो वाट इंटू आवर। आंसर आएगा 6.9 किलो वाट आवर। ये आपकी इतनी यूनिट आ गई उस दिन की, जितना ये चला ये सब बल्ब और फ्रिज चले हैं, तो उनके यूज़ करने से इतनी यूनिट आ गई। एक यूनिट का चार्ज कितना दिया था इन्होंने, 3 रुपीज़। तो उस दिन कितना इनका खर्चा होगा पर डे बिल के अकॉर्डिंग। पर डे बिल अगर ऐसी सब चीज़ें चलती रहीं तो कितना आएगा, 6.9 इंटू 3, ये आएगा आपका अप्रॉक्स 20.70 रुपीज़। दिस इज़ द आंसर। इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। पर हमारे घरों में हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं होता कि हम किस तरीके से चेक कर पाएंगे बल्ब कितनी देर तक जला, कब तक नहीं जला, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बल्ब के लिए चेक करना चाहते हैं कि इससे मुझे कितना खर्चा हो रहा है बिजली का, तो आप इस फॉर्मूले के और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है और चीज़ें भी धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स बनने वाले हैं क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। न्यूमेरिकल्स अभी काफ़ी सारे आएंगे, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स कराने हैं, क्योंकि इन पर अगर न्यूमेरिकल्स एक भी आ जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो या तो वो आपके नंबर बहुत अच्छे बना देगा या वो आपके नंबर बहुत ही ज़्यादा बेकार कर देगा। क्योंकि न्यूमेरिकल्स का सिर्फ ये फंडे होते हैं ना, ये आपने अप्लाई कर दिया तो टू दी पॉइंट आपका करेक्ट है, जाके टीचर ये लास्ट आंसर देखता है, मेथड देखता है, खटाक से साइन मार के आपको पूरे मार्क्स दे देता है। थ्योरी में आपको क्या होता है कि एक एक चीज़ चेक करेगा कि आपने गलत तो नहीं लिखा कुछ भी पॉइंट। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अच्छे से न्यूमेरिकल्स को कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी आप इसको स्टडी करिए, नहीं किया है पुराने लेक्चर्स तो पुराने लेक्चर्स देखिए और अच्छे से समझ लीजिए, एक एक दो दो बार देखिए ताकि समझ में आ जाए। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बाय द कॉल। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।